नमस्कार दोस्तों। मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। और आज हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, हमारे यूट्यूब पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद संतोष जी। अजीत जी, देश की राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और इतिहास बनाने से चूक गए। हम उस इतिहास का भी जिक्र करेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल लोगों के दिमाग में आ रहा है कि इतने सालों से, मतलब पिछले 12 सालों से, अगर 1 महीने का छोड़ दिया जाए या 20 जुलाई के बाद, 21 जुलाई के बाद छोड़ दिया जाए, राहुल गांधी के निशाने पर नरेंद्र मोदी होते थे, गौतम अडानी होते थे, अमित शाह को कोई टच भी नहीं करता था, नितिन गडकरी को भी कोई आलोचना नहीं करता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसा क्या बदल गया कि राहुल गांधी अब सीधे सीधे सरकार और पार्टी को चलाने वाले अमित शाह पर टारगेट कर रहे हैं? आखिर अमित शाह निशाने पर कैसे आ गए, जिनको घेरने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था? क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है कि पी चिदम्बरम ने जितने दिन तक उनको जेल में रखा था, उससे ज्यादा दिन तक अमित शाह ने पी चिदम्बरम को जेल में रखा था। तो डर का एक आलम है, लेकिन ऐसा क्या बदल गया कि अब राहुल गांधी का डर खत्म हुआ और वो अमित शाह पे हमलावर? देखिए संतोष जी, अगर हम लोग तात्कालिक कारण की बात करें तो तात्कालिक कारण जंतर मंतर का प्रोटेस्ट है, कॉकरोच जनता पार्टी का, जहां 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान लाठीचार्ज हुआ और पैलेट गन से गोली चलने की बात है। तो ये तात्कालिक कारण है। चीजें कोई ऐसा नहीं है कि ये चीजें पेंट अप होती जाती हैं, पहले से चीजें जमा होती जा रही थी और उसमें कई और चीजें हैं जिन पर आगे हम लोग बात करेंगे। लेकिन तात्कालिक कारण ये रहा कि जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन हुआ, और एक बात, इस बात को जरूर अंडरलाइन करना चाहिए है कि जो नई पीढ़ी है, जेनजी है, उसने बड़ा हौसला दिया है देश के नेताओं को। देश के नेता जो बात कहने में हिचकते थे या जिस रूप में कहने में हिचकते थे, वो सारी बातें एकदम रॉ तरीके से छात्रों ने कह दी, युवाओं ने कह दी। वो किसी से नहीं डरे, उन्होंने किसी चीज का लिहाज नहीं किया। अब उस पर बहस अलग हो सकती है कि वो कहने का तरीका उनका ठीक था, गलत था, तो उन्होंने भी काफी हौसला दिया। लेकिन जो एक पूरा जो पुलिस की कार्रवाई थी और उसके बाद जो चीजें हुई, वो एकदम बोस्टअप है। बोस्टअप है मतलब एकदम मेस हो जाना जिसको कहते हैं, वो हुआ। और उसको लेकर के जो जानकार लोग हैं बीजेपी आरएसएस में, सरकार के कामकाज में, उनका कहना है जो दो तरह की बातें चल रही है, जिनसे एक तो तात्कालिक कारण बता दिया हमने कि वो कारण है, उसके पीछे की जो बातें हैं वो ये कही जा रही हैं, जिसकी चर्चा आप भी लगातार सुन रहे होंगे कि ऊपर टॉप में नंबर 1 नंबर 2 में सब चीजें ठीक नहीं है, दोनों में तनाव है, दोनों में किसी चीज को लेकर के टकराव है, ये सब चीजें चल रही हैं। तो उसी के संदर्भ में एक व्यक्ति जो इन चीजों को जानते हैं, उन्होंने ऐसे निजी बातचीत में, पूर्व अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि ये पूरा ऑपरेशन जो था 20 जुलाई का और 20 जुलाई के बाद का, वो प्राइम मिनिस्टर का था। वो जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनका ऑपरेशन नहीं था। उनका कहना था कि अगर अमित शाह ऑपरेशन करते तो वो बहुत क्लीन होता और सक्सेसफुल होता, वो इतना बोस्टअप नहीं होता, इतना मेस नहीं होता उसमें। ये प्राइम मिनिस्टर का हुआ, और चूंकि वो उनकी एक प्राइम मिनिस्टर का अपना ब्रांड है, लेकिन इस तरह के मैनेजमेंट में अब उनके लोग कच्चे हैं। तो ये एक बात है जो, जिस बात से इस बात को बल मिलता है कि सब कुछ ऊपर ठीक नहीं चल रहा है। तो वो इस वजह से हुआ, बोस्टअप की बात हुई। उन्होंने कई बातें कही, जैसे एक बात ये कहा गया कि भाई उस तरह से कैसे गोली चली और पैलेट गन से फायरिंग और लाठी की बातें हुई, उसके बाद बातचीत करने के लिए जेपी नड्डा को क्यों लगाया गया। अब ये देखिए, ये बात एक आई इसलिए कि अमित शाह तो बात नहीं करेंगे, क्योंकि अमित शाह की मिनिस्ट्री है, जो पुलिस उन्हीं के अंडर में आती है, और जब पुलिस की कार्रवाई पर बात अगर होनी है, पुलिस के कामकाज को लेकर के सवाल उठ रहा है, तो अमित शाह नहीं कर सकते। तो नीट यूजी का मामला तो जेपी नड्डा की मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, तो जेपी नड्डा भी क्यों बात करेंगे? अगर क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ हितों का टकराव है, तो जेपी नड्डा को भी बात नहीं करना चाहिए था। तो इस तरह की 2-3 चीजें कहीं, जिसके आधार पर यह कहा गया कि ऊपर सब ठीक नहीं है। हमको लगता है कि राहुल गांधी और समूचे विपक्ष ने इस स्थिति का फायदा उठाना चाहा। उनको भी ये बात की जानकारी हुई होगी, अब कितनी सही है नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनको लगा होगा कि अब ऊपर अगर चीजें ठीक नहीं है तो एक किसको टारगेट कर सकते हैं हम। पुलिस डायरेक्टली अमित शाह के अंडर में आती है, पुलिस की कार्रवाई हुई है, उस पर छात्रों की नाराजगी है, छात्रों के अभिभावकों की नाराजगी है, पूरे देश में लोग नाराज हैं। इस समय अगर टारगेट करते हैं तो वीक पॉइंट पर है अमित शाह। देखिए, अमित शाह अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट पर थे 4 मई को। 4 मई को जब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीती थी, तो एकदम पीक पर थे। उनकी पॉपुलैरिटी, उनका जो स्ट्रॉन्ग लीडर की जो छवि है, वो उस मुकाम पर थी जिस मुकाम पर अगस्त 2019 में रही थी।
जब उन्होंने अनुच्छेद 370 हटाने का वो प्रस्ताव संसद में पास किया था, तो 2019 के अगस्त में जो स्थिति थी वही स्थिति 2026 के मई में थी, पहले हफ्ते में, जब वो बंगाल जीते थे। लेकिन उसके बाद अचानक ऐसी ऐसी घटनाएं होती गई कि उन पर से सारा फोकस हट गया, बल्कि वो टारगेट पर आ गए, निशाने पर आ गए, उनको टारगेट किया जाने लगा, उनका राजनीतिक कद कम हो गया जो 4 मई को था उसके मुकाबले। तो इसके पीछे भी इंटरनल सैबोटाज देख रहे हैं बहुत लोग कि इंटरनल सैबोटाज हुआ, वो इतने बड़े हो रहे थे तो इंटरनल सैबोटाज भी हुआ। तो इसका फायदा उठाया राहुल गांधी ने और अपोजिशन ने। उनको लगा कि एक तो कारण अगर छात्रों पर पुलिस ने चलाई है, पुलिस उनके अंडर में आता है, ये कर लेते हैं, और दूसरा कि अगर सब कुछ ऊपर ठीक नहीं है, इंटरनल सैबोटाज की कोशिश है अमित शाह के खिलाफ, तो अभी अगर उनको निशाना बनाते हैं तो उनकी बचाव के लिए कोई नहीं आएगा, तो वो वल्नरेबल है। अभी इस वीक पॉइंट पर हम लोग अटैक करेंगे तो उनको हम लोग बैकफुट पर ले जा सकते हैं। और ये स्ट्रेटजी संतोष जी देखिए कितनी कामयाब हो गई कि ये अमित शाह आए ही नहीं संसद में, आज गए वो भी खाली वंदे मातरम गाने के लिए लोग गए, प्राइम मिनिस्टर और पूरा मंत्रिमंडल गया तो वंदे मातरम गाने के लिए गया, वो आए ही नहीं सदन। तो ये इसका कारण था कि वल्नरेबिलिटी उनकी तलाश करके और उस वल्नरेबिलिटी को अटैक किया था कांग्रेस ने और अपोजिशन ने। और ये इतना लचर तर्क था जो कल उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए दी, इतना लचर था कि हम रोज आते थे सदन में और विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा था, इसलिए हम सदन में नहीं जा रहे थे। भाई ये तो वही बात हो गई कि पहले वो बीज आया कि पहले पेड़ आया, पहले अंडा आई कि मुर्गी आई। अरे अपोजिशन हंगामा ही इसलिए कर रहा है कि आप सदन में नहीं जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम सदन में इसलिए नहीं जा रहे हैं कि अपोजिशन हंगामा कर रहा है। तो ऐसा थोड़ा चलता है। आप जब अपने चैम्बर में बैठ के देखते थे कि अपोजिशन हल्ला कर रहा है इस बात के लिए कि अमित शाह सदन में आए, तो सदन में चले जाते। उसके बाद भी अगर अपोजिशन हल्ला करता रहता तो आप चले जाते और कहते कि नहीं, हमारे जाने के बाद भी लोग शांत नहीं हुए, तो आप गए नहीं। और इसमें एक, हाँ अजीत जी, एक बड़ी दिलचस्प बात है, ये बड़ा दिलचस्प है कि 20 जुलाई को जो कुछ हुआ, तमाम लोग कह रहे थे प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन मैंने सबसे पहले कहा था 20 जुलाई को वो जो पत्र था, वो पत्र इस्तीफे वाला तैयार हो गया था जो सोशल मीडिया पर डाल रहा था। वहां से वो पत्र गया प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री जी ने देखा और उसको एक फाइल में डाल दिया। अब देखने के बाद वो भूल गए या क्या किया मुझे पता नहीं, ये तो कुछ महीनों बाद पता लगेगा। लेकिन उसके बाद चीजें गड़बड़ होती चली गई। पूरे इस सत्र के दौरान अमित शाह अकेले खड़े नजर आए। जो आपने बिल्कुल सही कहा, सत्र से पहले जिस अमित शाह को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात कही जा रही थी, वो अमित शाह सत्र के समापन होने के बाद अलग थलग खड़े नजर आए। हालत ये होगी कि आखिरी दौर में कुछ ना कुछ उन्होंने ऐसा जरूर कहा कि संसदीय दल की बैठक के बाद भाजपाई मार्च निकालते हुए नजर आए, नारेबाजी करते हुए नजर आए, और मजबूरी में अमित शाह को खुद सामने आकर बयान देना पड़ा। इससे बड़ी मजबूरी नहीं हो सकती कि उनको इस तरह से सामने आकर बयान देना पड़ा, यानी वो अलग थलग तो पड़ गए। एक बड़ी बात कही जाती है कि हंगामा और बाकी चीजें, भारत और चीन की लड़ाई, चूंकि ये भी बार बार नेहरू जी पे पहुंच जाते हैं। जब जन्मदिन था नेहरू जी का, चाइना पर बहस हो रही थी संसद के अंदर, तीखी आलोचना हो रही थी और लगभग 30-31 बार जवाहरलाल नेहरू साहब ने खुद इंटरवीन किया, वो मौजूद रहे। और जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि वंदे मातरम वो गाने आए, वो रिकॉर्ड बनाने से चूक गए। इस देश के संसदीय इतिहास में अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह सिर्फ वंदे मातरम गाने के लिए आज ना आते, तो शायद ये पहला सत्र होता कि पूरे सत्र के दौरान प्रधानमंत्री और नंबर 2 सरकार के गृह मंत्री सदन में नहीं पहुंचे। ये रिकॉर्ड बन जाता अगर वो 2-3 मिनट के लिए ना पहुंचते तो इसको मैं मजाक में ही कह रहा हूं, लेकिन नहीं, रिकॉर्ड बनाने से तो वो चूक गए हैं। ये ट्रिविया रहेगा, हमेशा संतोष जी रहेगा कि आप दोनों सदनों में से किसी सदन में प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री नहीं गए पूरे मानसून सत्र में। आप जाके बैठने में, और हम वही जो पहले कह रहे थे आपसे कि आप ये तो दोनों तरफ से वही पर चल रहा है ना कि अपोजिशन कह रहा है कि अमित शाह नहीं आ रहे हैं इसलिए हंगामा कर रहे हैं, और अमित शाह कह रहे हैं कि हंगामा हो रहा है इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ जिम्मेदारी किसकी बनती थी? ये सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी बनती थी। और ये पहली बार हमने देखा, जो आप कह रहे थे कि अपोजिशन के सत्ता पक्ष के लोग मार्च निकाल रहे थे, ये भी इस तरह की ये चीजें अभी हाल के दिनों में देखने को मिली है। पहले अपोजिशन जो सरकार में होता था वो कहाँ इस तरह की चीजें करता था। आपको जवाब देने, आपकी जवाबदेही, आपको सरकार चुना गया है और आप एक झारखंड का बहाना लेकर के और मार्च निकाल रहे हैं वहां, और वो प्रदर्शन कर रहे हैं, तख्तियां दिखा रहे हैं। लेकिन असली अगर एक दिन भी चले जाते, अमित शाह जिस दिन हुआ उस दिन चले जाते, सदन में जाके खड़े हो जाते, भाई हम आए हैं जवाब देने, सुन लीजिए, ये वो गए नहीं। अगर उसके बाद भी हंगामा जारी रहता तब आप कह सकते थे कि भाई हम गए, अपोजिशन को हंगामा ही करना था। और एक और अनप्रेसिडेंटेड बात हमने देखी, कल की चिट्ठी पता नहीं आपने देखी होगी, जो स्पीकर को उन्होंने उन्होंने कहा कि अपोजिशन सवाल दे दे अपने स्पीकर को, जो सवाल वो लोग पूछेंगे सो हम उसका जवाब देंगे।
तो ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है कि आप इस तरह से कार्य, आमतौर पर इस फॉर्मेट में पार्लियामेंट में बहस नहीं होती है कि मंत्री खड़ा है और एक एक करके लोग सवाल पूछ रहे हैं और मंत्री जवाब दे रहा है। तो इतने तैयार थे आप, इतनी तैयारी की थी, और सोशल मीडिया में जो इकोसिस्टम है बीजेपी का वो कह भी रहा था कि पूरी तैयारी कर ली है उन्होंने सारी चीजें मंगा ली हैं दिल्ली पुलिस से, उन्होंने सब तैयारी कर ली है। जब इतनी तैयारी थी कि आप अपोजिशन के एक एक सवाल का जवाब दे सकते थे तो ये पहले आ जाना चाहिए था ना आपको। आखिरी सत्र समाप्त होने के 12 घंटे 24 घंटे पहले आप क्यों आए? पहले चले आते और ये कहते कि हमारी सारी तैयारी, आप जो पूछिए हम उसका जवाब दे देंगे। तो ये भी अनप्रेसिडेंटेड है कि आप सवाल पूछने के लिए कह रहे हैं, मतलब सवाल क्वेश्चन आवर में ही होता है, बाकी समय तो टोका टाकी होती है, बाकी समय अगर कोई बीच में बोलता है उसको टोका टाकी कहते हैं। तो आप सवाल की सारी तैयारी थी, इसके बावजूद नहीं गए और अपोजिशन के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी से आप जवाब मांग रहे हैं, राहुल गांधी से कह रहे हैं कि आप सदन चलने दीजिए। सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, अपोजिशन की नहीं होती है। और अजीत जी, बड़ा दिलचस्प तथ्य ये भी है कि लोकसभा ने 52 मिनट में 9 विधेयक पारित किए। बहुत सारे विधेयक बिना चर्चा के पारित किए। हम तो देख रहे थे सारे विधेयक 2-2 3-3 मिनट में पास हुए। हाँ, और इन 9 में से 4 विधेयक जो थे वो अमित शाह के थे, गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय से जुड़े। और इनकी लिस्ट में वो गृह मंत्री के नाम से ही था, उनको ही पेश करना चाहिए था, लेकिन गृह मंत्रालय से जुड़े बिल उनके डिप्टी गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पेश कर रहे थे, सहकारिता मंत्रालय से जुड़े बिल जो है सहकारिता राज्य मंत्री पेश कर रहे थे। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प चीज आज हुई। आमतौर पर जब सदन के सत्रावसान होता है, यानी सदन की कार्रवाई जब अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होती है, तो लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में एक टी पार्टी होती है। टी पार्टी में प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, तमाम विपक्षी दलों के जो फ्लोर लीडर होते हैं वो पहुंचते हैं, और बेसिकली मैंने एक बार पूछा लोकसभा स्पीकर साहब से कि भाई इस टी पार्टी का मकसद क्या था। तो ये कहा गया कि परंपरा के तौर पे होता है कि सत्र के दौरान जो खटास पैदा हो जाती है नेताओं के बीच में, वो दूर हो जाती है, ताकि फिर हम अच्छे माहौल में आगे काम करते हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष का आपस में एक दूसरे के साथ संवाद कायम करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन हमने देखा एक बार प्रियंका गांधी पहुंच गई तो प्रियंका गांधी को बड़ा नेता बनाने की कोशिश की गई। इस बार पूरे के पूरे विपक्ष ने बहिष्कार कर दिया। एक डीएमके की कनिमोझी पहुंच गई, वो भी शायद गलती से पहुंच गई, हालांकि डीएमके अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। सूत्र ये बता रहे हैं कि विपक्षी दलों की तरफ से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को कन्वे कर दिया गया था कि गृह मंत्री अमित शाह आएंगे तो हम आपकी इस टी पार्टी में नहीं आएंगे। क्या अब विपक्षी राजनीतिक दल उस मोड़ पर पहुंच रहे हैं? क्योंकि इंडिया गठबंधन ने आज उसकी शुरुआत कर दी है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी की पार्टी ने एक तरह से शुरुआत कर दी है। अमित शाह, देश के गृह मंत्री अमित शाह का राजनीतिक बहिष्कार, यानी जहां अमित शाह जाएंगे वहां विपक्षी दल नहीं जाएंगे। ये राजनीतिक बहिष्कार तो उसी तरफ जा रहा है कि आज नहीं तो कल अमित शाह को इस्तीफा तो देना पड़ेगा। इस राजनीतिक बहिष्कार को लेकर आपका क्या मानना है? देखिए, अभी इसको आज पहली बार ये देखने को मिला। अब इसके आगे हम लोग को नजर रखनी होगी कि आगे किसी कार्यक्रम में ऐसा होता है या नहीं होता है। लेकिन अपोजिशन अभी आज सुबह तक या कल तक तो यही कह रहा था ना कि वो सदन में आए, अपना आके जवाब दे। अमित शाह को बुला रहा था अपोजिशन सदन में आकर के जवाब देने के लिए। तो जाहिर है बहिष्कार तो नहीं करना था ना। ऐसा तो होता नहीं कि वो आते सदन में जवाब देने तो अपोजिशन चला जाता निकल करके। तब तो अपोजिशन की इच्छा थी कि आके वो जवाब दे, अपोजिशन चाहता था कि वो जवाब दे। जब उन्होंने कहा कि जवाब देंगे तो कहा गया कि हम आपका लेक्चर नहीं सुनना चाहते हैं, तो हम क्या सुनना चाहते हैं ये सुनाइए। तो ये भी नहीं हो सकता है कि अपोजिशन क्या सुनना चाहता है वो सरकार सुनाए, ये भी नहीं हो सकता है। तो बहिष्कार की बात अभी तक नहीं थी। अभी तो सदन में बुला रहे थे अमित शाह को, उसके लिए हंगामा कर रहे थे कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं। फिर ये तय हुआ कि भाई आप जो टी पार्टी है स्पीकर की उसमें नहीं गए। तो अब ये वन ऑफ है, एक बार का मामला है, या आगे हर जगह ये ऐसा किया जाता है कि जहां वो करेंगे वहां नहीं जाएंगे। अगर सरकार कोई विशेष सत्र बुलाती है परिसीमन और महिला आरक्षण बिल में संशोधन के लिए, तो उस समय वो बोलते हैं तो अपोजिशन वहां बैठ करके सुनता है या नहीं सुनता है, उनके साथ क्या करता है, उस समय बहिष्कार करते हैं। या तो ये जो जैसे जॉर्ज फर्नांडिस वाले मामले में हाउस में बहिष्कार होता था, जब वो बोलने खड़े होते थे तो अपोजिशन के लोग निकल के चले जाते थे। यहाँ तो अपोजिशन के लोग बुला रहे थे अमित शाह को बोलने के लिए। लेकिन अगर अगली बार से देखेंगे कि वो आते हैं तो ये किस तरह का बहिष्कार होता है। ये अभी थोड़ा वन ऑफ है या आगे हमेशा के लिए ये करने चाह रहे हैं, क्योंकि बीच में दबी जुबान में ये बात उठी थी इस्तीफे की, अमित शाह के इस्तीफे की भी मांग होगी या प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफे की मांग होगी। ये जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो रहा था उसके पीछे बीजेपी की यही लॉजिक थी कि भाई एक बार अगर हम कह देंगे इस्तीफा एक आदमी का कराएंगे तो फिर ये लोग आगे हम लोग उंगली पकड़ाएंगे तो पहुंचा पकड़ने वाली बात होगी कि ये लोग फिर किसी और का इस्तीफा मांगेंगे, फिर किसी और का मांगेंगे। और ये आप जानते हैं कि हर नेता ऐसे ही करता है, हर नेता करता है। मतलब हमको बिहार के एक बड़े पुराने नेता ने कहा कि ऐसी जो है वो अब्दुल गफूर मुख्यमंत्री थे तो लोग उनका इस्तीफा मांगते थे, तो इंदिरा गांधी ने एक बार कहा था कि अरे हम उसका गफूर का इस्तीफा ले लेंगे तो कल हमारा इस्तीफा मांगेगा सब।
तो इस्तीफा तब भी नहीं लिया जाता था। मतलब इस्तीफा देने में हम लोग क्या ऐसी रहती है हमेशा समस्या। जहां तक अमित शाह का मामला है, वो हमको लगता है कि वो इंडिस्पेंसिबल है, उनको बीजेपी तो किसी हाल में उनको नहीं छोड़ा जा सकता है। तो वो एक बहुत फारफेच्ड हो जाएगा अगर अपोजिशन इस तरह का टकराव लेता है कि उनका ही इस्तीफा जैसे धर्मेंद्र प्रधान के मामले में हुआ, तो फिर वो टकराव बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर उसके लिए अपोजिशन कहां तक जाएगा ये देखना होगा, क्योंकि अभी इस लोकसभा का 3 साल का कार्यकाल बाकी है। ये भी नहीं हो सकता है कि अपोजिशन के सारे लोग, जिस तरह से बीपी सिंह के समय इस्तीफा हो गया था, उस तरह से लोग इस्तीफा कर दें, अपोजिशन के लोग छोड़ दें, हाउस में आना बंद कर दें। तो ये थोड़ा दूर का मामला है, अभी हम लोग को लॉन्ग शॉट में देखना होगा। अभी आज का जो मामला था, ये इस परंपरा का, अब ये बीजेपी की तरफ से जो कहा जा रहा है, और अपोजिशन इस बात को किस तरह से जस्टिफाई कर रहा है कि आप अगर अमित शाह को बुला रहे थे उनकी बात सुनने के लिए, तो आज चाय की पार्टी में किस वजह से नहीं है। ये अपोजिशन इसको कैसे थियराइज करता है, इसको इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो समझना होगा संतोष जी, कि क्या लॉजिक अपोजिशन देता है। जॉर्ज फर्नांडिस के समय एक लॉजिक था कि ताबूत घोटाले में उनका नाम है, तो यहाँ क्या लॉजिक है, उस लॉजिक को समझना होगा। यहाँ पे अजीत जी, जो कांग्रेस पार्टी के अपोजिशन के जो बता रहे हैं कि हम चाहते थे कि अमित शाह सदन में आकर जवाब दे, अमित शाह ने सदन में आके जवाब दिया नहीं। अब स्पीकर की टी पार्टी में जाना या अमित शाह के किसी कार्यक्रमों में जाना वो सही नहीं होगा जब तक कि सदन के फ्लोर पर अमित शाह आकर इसका जवाब नहीं देते। एक बात जो है कि बार बार वो सदन में बुला रहे थे क्योंकि सदन में वो सरकार ने क्या शब्दों के साथ खेल किया। विपक्ष कह रहा था कि आप बयान दो, स्टेटमेंट दो, लेकिन सरकार ने कहा कि चर्चा कर लो। और चर्चा में होता क्या है वो बताएंगे, 52 में क्या हुआ, 57 में क्या हुआ, 62 में क्या हुआ, 67 में क्या हुआ, 72 में क्या हुआ, 77 में क्या हुआ। और राहुल गांधी अब सीधे एक ऐसे पैटर्न पे चले गए हैं कि या तो अमित शाह ने आदेश दिया तो वो जिम्मेदार है, या अमित शाह ने आदेश के बिना ये हो गया, जैसा कि आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की इन्वॉल्वमेंट, तो इसका मतलब वो अक्षम है और अयोग्य है। और दोनों ही सूरतों में अमित शाह मस्ट गो। तो ये राहुल गांधी तो उस लेवल पे पहुंच गए कि अमित शाह मस्ट गो, और आज इसकी एक तरह से उन्होंने शुरुआत कर दी है। सरकार को ये लग रहा था कि शायद इस सेशन में समाप्त हो जाएगा और जब शीतकालीन सत्र आएगा तो हम नए सिरे से शुरू करेंगे, लेकिन अपोजिशन ने बिल्कुल तय कर दिया है कि कोई नए सिरे से शुरू नहीं होगा। जहां पर आज समाप्त हुआ है, जब शीतकालीन सत्र शुरू होगा वहीं से हम शुरू करेंगे। अमित शाह सदन में आकर जवाब दो, ये जवाब मांगना वो तभी बंद करेंगे जब अमित शाह का इस्तीफा हो जाएगा। अगले कुछ दिनों में शायद ये हो सकता है कि जी 16 या 17 अगस्त से पहले पहले बीजेपी की एक नई टीम का भी ऐलान हो जाए और अगस्त के एंड तक एक रिसफल भी हो जाए। यहाँ एक पंथ कई काज कहे जा रहे हैं, अमित शाह समझ चुके हैं। इस तरह की स्थिति में उनके लिए सरकार में कामकाज करना, कि कल को अगर वो सदन में खड़े होते हैं और विपक्षी चले जाए, आमतौर पर अब वो वॉकआउट कर देते हैं तो आप उसको दूसरे तरीके से उसको परिभाषित कर देते हैं। अब क्या होता है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी आपको ढक नहीं पा रही है। इस पूरे मामले में देखिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने कहा कि नहीं, चर्चा नहीं, चर्चा नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर आ रहा है कि अमित शाह संसद में जा रहे थे, सदन में नहीं जा रहे थे, दोनों में फर्क है। ये चीज निकलकर सामने आ रही है कि विपक्ष स्टेटमेंट मांग रहा था, चर्चा नहीं मांग रहा था, अमित शाह चर्चा करवाना चाह रहे थे। ये उसी तरह का है कि कुंभ वाले भगदड़ पे विपक्ष कह रहा था चर्चा करवाओ, अमेरिका ईरान वाले पे विपक्ष कहता है कि चर्चा कराओ। तो कुंभ वाले पे प्रधानमंत्री खड़े होकर बयान दे देते हैं, उसके बाद स्पीकर साहब कहते हैं अरे प्रधानमंत्री ने बयान दे दिया, अब इसमें चर्चा की जरूरत कहाँ है। फिर दूसरे मुद्दे पे कहते हैं अरे विदेश मंत्री ने बयान दे दिया, इस पे चर्चा की जरूरत कहाँ है। इस बार विपक्ष चर्चा नहीं बल्कि स्टेटमेंट मांग रहा था। अगर ये परिस्थितियां, चूंकि ये तनातनी कम होगी नहीं क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है, तो जाहिर सी बात है कि समझौते की कोई गुंजाइश बनती नहीं है। और ये राहुल गांधी को लग गया है। अखिलेश यादव भी देखिए कि अमित शाह पे हमलावर नहीं थे शुरुआत में, वो राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड पे ज्यादा थे, लेकिन बाद में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने भी अमित शाह वाला मामला उसमें इंक्लूड किया। आने वाले दिनों में अमित शाह पर राजनीतिक हमले तेज होंगे और सरकार के अंदर शामिल चाहे वो नंबर 1 हो चाहे कई अन्य नेता हो, वो खुश होंगे क्योंकि भाजपाइयों की एक बड़ी जमात चाहती है कि अमित शाह से छुटकारा मिले, क्योंकि ये सवाल जवाब बहुत करते हैं, डरा कर बहुत रखते हैं। देखिए, अब ये तो अंदर की बात है। ये आप आजकल आप लोग अभी तक रिपोर्टिंग वगैरह करते हैं, हम लोग तो अब करते नहीं हैं। हम लोग तो खबरों का विश्लेषण ही करते हैं ज्यादातर। तो ये हो सकता है कि अंदर हो लोगों में, लेकिन अभी क्या बीजेपी में अब हमको जहां तक लगता है कि कोई व्यक्ति किसी की हैसियत ऐसी है नहीं कि वो उनको डिस्पोज करने की बात कहे। और दूसरे ये भी ऐसा नहीं है कि वो अपरिहार्य इसलिए है क्योंकि चुनाव जिताने का जो एक फॉर्मूला तैयार हुआ है, उस फॉर्मूले में क्या इंग्रेडिएंट लगते हैं और कैसे होता है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये सब वो जानते हैं। तो इसलिए भी उनकी उपयोगिता है। देखिए, वो पार्टी में, किसी भी पार्टी में नेता का करिश्मा, नेता के प्रति आदर सम्मान या भय तभी तक रहता है जब वो चुनाव जीता रहा।
चुनाव नहीं जिता रहे थे तब तो भय खत्म हो गया। हम तो भय जो इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी राहुल गांधी का रहा वो तो किसी और का नहीं रहा होगा, लेकिन उनका भी खत्म हो गया जब आप चुनाव नहीं जिता रहे। जब चुनाव जिताना, जब आप चुनाव हारने लगे तो लोग आपको डिजर्ट करके चले गए। ऐसे लोग जिनके लिए आपने कहा कि हमारे बेडरूम तक आने की जिनको सुविधा थी, राहुल गांधी ने कहा था ना ज्योतिरादित्य सिंधिया के, वो भी छोड़ करके चले गए, जिनके लिए कमरे का दरवाजा खुला रहता था। तो वो चुनाव जिताने की जब तक क्षमता है तब तक तो कोई आदमी डिस्पोज करने के लिए, हटाने के बारे में दबी जुबान में भी नहीं कहेगा। ये हमारी अपनी समझ कह रही है कि नहीं कहेगा कोई व्यक्ति। हाँ, चुनाव हारने लगे, अगर अभी 5 चुनाव हैं, फिर 2 चुनाव और हैं, अभी उसमें टाइम है, अगर चुनाव हारने लगे बीजेपी, फिर तब सवाल उठेंगे, फिर सबकी हिम्मत आ जाएगी, सबके हौसले बढ़ जाएंगे, सब पूछने लगेंगे। चुनाव जब तक जिता रहे हैं तब तक ये सवाल नहीं उठेगा। और अपोजिशन के भी बाइकआउट की जहां तक हम लोग बात कर रहे हैं, वो अब हो सकता है कि अभी पता नहीं, अब तो हमको लग रहा है कि ये परिसीमन और महिला आरक्षण वाला मामला टल ही गया है, क्योंकि जो बात कही जा रही थी कि डीएमके का समर्थन मिल गया है, वो मिला नहीं है समर्थन अभी तक। और समाजवादी पार्टी के भी एब्सटेन होने या समर्थन देने की बात चल रही थी, हमको वो भी नहीं लग रहा है कि अभी मिला है। और डीएमके का तो कल वहां तमिलनाडु की विधानसभा में राज्य सरकार ने एक प्रस्ताव रखा कि जिसमें यह प्रस्ताव कहा गया कि ये लोकसभा की सीटें 543 पर फ्रीज कर दी जाए। तो उस प्रस्ताव का समर्थन किया डीएमके ने। जो एनडीए की पार्टियां हैं, अन्ना डीएमके है, बीजेपी है, पीएमके है, इन लोगों ने उसका विरोध किया, लेकिन कांग्रेस टीवीके के साथ मिल करके डीएमके ने उस प्रस्ताव का समर्थन किया, 543 पर फ्रीज कर दीजिए। तो इसका मतलब कि डीएमके का समर्थन अभी नहीं है। और समाजवादी पार्टी चुनाव के 5-6 महीने पहले किसी भी हाल में बीजेपी के साथ नहीं दिखना चाहेगी। कि वो बीजेपी के साथ दिखे, उसका फिर उससे परसेप्शन बिगड़ेगा वहां के चुनाव में और यूपी के चुनाव में, तो वो नहीं दिखना चाहेगी बीजेपी के। चाहे एब्सटेन करने की भी बात हो रही थी, वो भी वो जोखिम नहीं लेंगे। हालांकि ये देखना होगा कि जब ये सवाल उठेगा कि भाई आप क्यों नहीं चाहते हैं कि यूपी की सीटें 80 से बढ़ के 120 हो, तो समाजवादी पार्टी को उसका भी जवाब देना होगा। लेकिन अभी बीजेपी के साथ वो नहीं दिख रहे हैं। तो सपा डीएमके अगर नहीं आते हैं तो तमाम प्रयास के बावजूद 2/3 बहुमत नहीं पूरा हो रहा है। तो एक तो वो हमको लगता है कि हो सकता है कि फिर उसको अभी फिर से लाने का जोखिम न ले। तो ये बात हो रही थी कि स्पेशल सेशन हो सकता है, तो अगला शीतकालीन सत्र के पहले अगर कोई स्पेशल सेशन हो तो उसमें ही पता चल जाएगा कि अपोजिशन फिर ये जंतर मंतर वाला मामला उठा करके और जवाब मांगता है कि नहीं मांगता है। और फिर जवाब मांगता है तो अमित शाह आकर के जवाब दे देते हैं, उसे संतुष्ट होता है या नहीं होता है। क्योंकि ये एक मामला अभी चीजों के फिजल आउट होने का दौर है। ये चीजें जो है अभी तक तुरंत लोगों की मेमोरी में है, रिसेंट मेमोरी में है। ये चीजें मेमोरी से जब निकल जाएंगी उसके बाद अपोजिशन उस पर कितना इशू बना पाता है। और अब देखिए झारखंड का मामला भी आ ही गया। हालांकि झारखंड में पुलिस ने बहुत ज्यादा संयम बरता और ये पहली बार हमने देखा कि छात्रों को विधानसभा परिसर तक पहुंचने की इजाजत दे दी गई। इतना ये आमतौर पर नहीं होता और ये हम बिल्कुल हम लोग इस बात के पक्षधर नहीं है कि ऐसी अराजकता की इजाजत हो, लेकिन इतना संयम बरता झारखंड की पुलिस ने कि विधानसभा तक जाने दिया। उसके बाद जब बीजेपी के लोग उसमें घुस गए, जब उसका टेक ओवर कर लिया गया, जब बीजेपी भारतीय जनता युवा मोर्चा पहुंच गई, तब पुलिस ने कार्रवाई की थी वहां। तो वो पॉलिटिसाइज हो गया है। जंतर मंतर का दूसरा मामला था, लेकिन इशू बनाने के लिए तो बीजेपी को मिल ही गया ना कि वहां भी लाठी चली, कटीले तार लगाए गए। तो ये आगे कैसे इस बात को अपोजिशन अभी तक इसमें उबाल लाए रखता है और अखिलेश यादव इस पर ज्यादा टिकते हैं या चढ़ावा चोरी वाले मामले पर ज्यादा जाते हैं, ये भी अभी देखना होगा। जब सत्र खत्म हुआ और क्षेत्र में लोग निकलते हैं, राहुल गांधी की छात्रों की गूंज की और कार्यक्रम होते हैं या नहीं होते हैं, इन सब चीजों से आगे के रुख का पता चलेगा अपोजिशन के। अजीत जी, एक बड़ी दिलचस्प बात है जो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा। 15 अगस्त आज 13 अगस्त की तारीख है। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का भाषण होगा। तकरीबन 1 महीने पहले प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ये 15 अगस्त के भाषण के लिए सभी मंत्रालयों को एक नोट भेज दिया जाता है कि आप अपने कौन सी चीजों को उसमें इंक्लूड करना चाहते हैं, आप बता दीजिए। मेरे पास ये खबर है कि खुद प्रधानमंत्री कार्यालय ने अपनी तरफ से भी और उन्होंने गृह मंत्रालय से भी और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से भी भारत में आरक्षण, महिला और दुनिया भर के देशों में आरक्षण को लेकर एक फिगर मांगा था उन्होंने और बड़े प्रमुखता से इसको अनाउंस करना था प्रधानमंत्री को 15 अगस्त से कि हमने महिलाओं को दूसरी आजादी दे दी टाइप का। 2 सपने थे संसद भवन के सत्र से शुरू होने से पहले। एक तो परिसीमन बिल निश्चित तौर पर पारित करवा पाना और दूसरा जो सरकार का एजेंडा था वो एफसीआरए बिल था। ये दोनों बिल अटक गया। एफसीआरए बिल तो चाहते तो पास करवा सकते थे, लेकिन फिर भी चूंकि अमेरिका का प्रेशर आ गया तो उसको जेपीसी में भेजना पड़ गया। परिसीमन बिल आपने कहा 2/3 बहुमत का जुगाड़ नहीं हो पाया, जबकि तथाकथित तौर पर बड़े बड़े पत्रकार, संपादक बार बार कह रहे थे नंबर का जुगाड़ हो गया। एक ने लिख दिया 366 का जुगाड़। ये तमाम चीजें हो रही थी।
क्या इन दोनों बिलों का पास न करवा पाना मोदी और शाह की जोड़ी के लिए एक बड़ा झटका माना जा सकता है अपने आप? देखिए, अभी परिसीमन वाले को तो लिस्ट नहीं किया था इन लोगों ने, लेकिन एफसीआरए बिल वाला, एफसीआरए का जरूर ही मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्यों आप एक कदम आगे दो कदम पीछे चल रहे हैं। पहली बार का तो समझ में आया कि आपने मार्च में 25 मार्च 2026 को ये बिल पेश किया गया था एफसीआरए का, और सबको पता था उस समय केरल के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। फिर आपने उसको एकदम ठंडे बस्ते में डाल दिया, उस बिल को रोक दिया गया। तब ये कहा गया कि केरल में चूंकि आउटरीच कर रही है भारतीय जनता पार्टी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी की तरफ उसको आउटरीच कर रहे हैं, उसको पहुंचने की कोशिश कर रही है। 2020 पार्टी के साथ बीजेपी ने तालमेल भी किया। तो ये समझ में आया कि उस समय आप पीछे हट गए। अभी इस बार फिर कहा जा रहा था कि इस बार तो जरूर ही पास करा लिया जाएगा, और तमाम तरह की बातें थी कि देश विरोधी ताकतें होती हैं, धर्मांतरण का काम होता है एफसीआरए का। फिर इस बार आप वो जेपीसी को चला गया, और वो भी सत्र समाप्त होने के एक दिन पहले जेपीसी को गया। इसका मतलब उसके पहले तक ये इंतजार किया जा रहा था कि पेश किया जा सकता है। तारीख भी तय हो रही थी कि 10 तारीख को, 11 तारीख को या 12 तारीख को, ये तारीख भी तय की जा रही थी। ये भी कहा जा रहा था कि एफसीआरए बिल स्वयं अमित शाह पेश करेंगे और उसी दिन विपक्ष के सवालों का जवाब भी दे देंगे, उस पर चर्चा कराएंगे एफसीआरए पर, और उस पर भी सबका जवाब दे देंगे। लेकिन अचानक जेडी वेंस का फोन आया प्रधानमंत्री के यहाँ, और प्रधानमंत्री से बात हुई, जिसमें प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से बताया कि उनसे हमारी बातचीत हुई है, और वो जो ट्रेड डील, व्यापारिक संधि और समझौते को लेकर के, और उन्होंने कहा कि उन चौथी बार वो पिता बने हैं, तो हमने उनको बधाई दी है। अब इसके पहले जो हमको ध्यान है, आखिरी इस तरह की कॉल का सार्वजनिक रूप से जिक्र हुआ था 9 मई 2025 की कॉल का, कि जेडी वेंस ने 9 मई 2025 को कॉल किया था प्राइम मिनिस्टर को, जो बीच में हो पता नहीं बात हुई या नहीं, एक साल 1-2 महीने में, लेकिन वो सार्वजनिक कॉल थी जिसका कहा गया सरकार की तरफ से, और जिसमें जेडी वेंस ने कहा था कि पाकिस्तान अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर हमले की तैयारी कर रहा है, तो युद्ध बहुत बढ़ जाएगा, तो इस युद्ध को समाप्त किया जाना चाहिए। तब ये कहा गया हम लोग की तरफ से कि तब भारत की तरफ से कहा गया है, और ये प्रधानमंत्री ने भी संभवतः कहा कि जितनी तैयारी करनी है कर ले, अब पीछे नहीं हटेंगे। 9 मई 2025 की बात है, और 10 मई की शाम को युद्ध विराम हो गया। तो एक कॉल आई थी 9 मई को, और 10 मई को युद्ध विराम हो गया। एक फिर अभी कॉल आई 9 तारीख या 10 तारीख को अगस्त में, और फिर उसको 9 तारीख 8 या 9 तारीख हमको नहीं ध्यान है, और उसके 3 दिन 4 दिन के बाद एफसीआरए का बिल फिर जेपीसी में चला गया। तो उसको, और उसमें देखिए जो बीजेपी का इकोसिस्टम है, जो राइट विंग का इकोसिस्टम है, वो ये बात कर रहा है। हम ही सिर्फ नहीं कर रहे हैं, हम ही को नहीं लग रहा है, हम तो अंदाजा बता रहे हैं। लेकिन मिनहाज मर्चेंट एक जर्नलिस्ट है, राइट विंग के इकोसिस्टम के हैं, बड़े पुराने जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने स्टर्लिंग मीडिया की शुरुआत की थी, जिसको बाद में इंडियन एक्सप्रेस ने ले लिया था। तो वो बड़े और राइट विंग के काफी सम्मानित नाम है। उन्होंने लिखा कि 2 चीजें उन्होंने लिखा कि यूपीआई पर टैरिफ लगाने का फैसला और एफसीआरए बिल को वापस लेने का फैसला ये अमेरिका के दबाव में किया गया। ये उन्होंने 3 लाइन का ट्वीट किया। तो ये जब राइट विंग के लोग कह रहे हैं, उनके इकोसिस्टम के लोग कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें ऐसा हो सकता है। तो ये एफसीआरए बिल पर फिर आप किस मकसद से ले आए थे? पहले तो ये भी लग रहा था कि आप अपोजिशन के साथ बार्गेनिंग चिप के तौर पर इसका इस्तेमाल करेंगे। ये अपोजिशन के सब लोग अड़े हुए हैं, तमिलनाडु की पार्टी हो, केरल की पार्टी हो, कांग्रेस हो, सब की नहीं, इसको नहीं पास कराना चाहिए, अल्पसंख्यक विरोधी है, तो सरकार इसको टाल दे, और इसको टालने के बहाने परिसीमन और नारी शक्ति बंधन कानून पर सहमति बना ले। ये भी कहा जा रहा था कि ये बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल होगा, कि इसको हम छोड़ देते हैं, इस बहाने अमित शाह जवाब दे देते हैं, अपोजिशन तैयार हो जाए। तो वो भी नहीं हुआ। तो किस मकसद से आप ले आ रहे हैं बार बार और पीछे हट जा रहे हैं? क्या मकसद सध रहा है इससे? आपका केरल में भी कोई फायदा नहीं हुआ। अगर आपको लग रहा है कि एफसीआरए के जरिए जिन संस्थाओं को विदेश से चंदा आ रहा है और वो देश के विरोध के काम में इस्तेमाल हो रहा है, तो आपको तत्काल करना चाहिए। उसमें क्यों किसी की परवाह करनी है? और अगर वो नहीं आपको लग रहा है और किसी और मकसद से ले आ रहे हैं, तो फिर ये तो अजीब सी बात है कि आप विधायी कामकाज को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए कि विधायी कामकाज, उसकी पवित्रता है, जो संसद की उसकी सैंक्टिटी है, उसका भी ख्याल रखना चाहिए। ये बार बार बिल ले आना, वापस कर लेना, पीछे हट जाना, ये ठीक नहीं है। इसमें मकसद स्पष्ट नहीं हो रहा है सरकार। और इसमें भी एक बात है, क्योंकि उससे पहले अमेरिका की संसद ने 100% टैरिफ लगाने वाला प्रस्ताव पारित कर दिया था। और दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री ने वेंस को अमेरिकी उपराष्ट्रपति को टैग करके पोस्ट तो किया, अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने उसका कोई रिस्पांस कम से कम 1-2 दिनों तक नहीं दिया। अभी बाद में दे दिया तो पता नहीं, लेकिन वो नहीं दिया। एक आखिरी सवाल अजीत जी, इस देश की राजनीति में नेता कैसे सुपर पावर होते हैं, कैसे वो कमजोर होते चले जाते हैं, आपने उसका जिक्र किया। अगर इस पैटर्न पे ये राजनीति बढ़ रही है, राहुल गांधी, अखिलेश यादव अगर अमित शाह को लेकर आगे बढ़ेंगे, सरकार में वो कमजोर होते चले जाएंगे। अमित शाह ने इस बीच में बहुत सारे मुख्यमंत्री चुने हैं। हेमंता बिस्व शर्मा अमित शाह के चुने हुए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अमित शाह के चुने हुए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अमित शाह के चुने हुए। ऐसा नहीं कि मोदी नाराज है,
लेकिन मोटे तौर पर यह था कि भैया अमित शाह ने चुन लिया, मोदी ने कहा ठीक है जो तुमने कर लिया वो ठीक है। कम से कम 5 राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो अमित शाह के चुने हुए हैं, जिसमें उत्तराखंड भी गए। क्योंकि प्रधानमंत्री का एक समय ऐसा आया था कि अनिल बलूनी को भेज देते हैं। अनिल बलूनी ने काफी फायदा उनको पहुंचाया जब वो गुजरात के राज्यपाल के साथ जुड़े हुए थे। तो अमित शाह नरेंद्र मोदी पुराने लोगों का काफी ध्यान रखते हैं। लेकिन इसके बावजूद विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद पुष्कर धामी को बनाया गया। अगर अमित शाह कमजोर होते हैं तो इन चारों पांचों राज्यों के मुख्यमंत्रियों का क्या होगा? हिमंता बिस्वा शर्मा, पुष्कर धामी, सम्राट चौधरी, मोहन यादव और एक दो और हैं। क्या होगा फिर इन मुख्यमंत्रियों? देखिए, ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है जिसके पहले हमने जवाब दिया है कि अगर वो कमजोर होने की स्थिति तभी है जब वो चुनाव हारेंगे। अगर चुनाव नहीं हारेंगे तो फिर कमजोर नहीं होंगे। सिर्फ परसेप्शन से के आधार पर आप अमित शाह को कमजोर नहीं कर सकते। अमित शाह तो जब मुकदमा लड़ रहे थे तब भी कमजोर नहीं थे। परसेप्शन के आधार पर कि वो कमजोर हो रहे हैं या ऊपर झगड़ा चल रहा है, लोग उनके पीछे पड़े हैं, उनकी योगी आदित्यनाथ के साथ उनके टकराव की खबरें, देवेंद्र फडणवीस के साथ उनके टकराव की खबरें, ये सारी खबरें आती रहती हैं, लेकिन इनसे कमजोर नहीं होंगे। चुनाव अगर नहीं जीतती है भारतीय जनता पार्टी, आपने कहा पुष्कर सिंह धामी का अगर उत्तराखंड में चुनाव हार जाती है भारतीय जनता पार्टी, गोवा में चुनाव हार जाती है, मणिपुर में चुनाव हार जाती है, उत्तर प्रदेश में चुनाव हार जाती है, पंजाब में नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाती है, और ये सब 6 महीने की बात है, 6 महीने के अंदर ये सब चीजें होनी है, तब वो कमजोर होंगे और तब फिर निश्चित रूप से उनका चुना हुआ जो भी व्यक्ति होगा जिसके लिए कहा जाएगा उन्होंने चुना है, उन सबके ऊपर खतरा आएगा। फिर एक नया पावर सेंटर इमर्ज करेगा। बिल्कुल, अजय जी ने बिल्कुल सही कहा कि राजनीति में अब क्या होगा, अमित शाह का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, ये अगले 6 महीने में जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं वो तय करेंगे। इस बीच में राहुल और अखिलेश, क्योंकि अब सीटों का बंटवारा होना है, तो ये एकता सदन वाली एकता, संसद वाली एकता उत्तर प्रदेश में कितनी रह पाती है, इस पर भी काफी कुछ तय करेगा। पंजाब विधानसभा चुनाव किस तरफ जाता है, उत्तराखंड का विधानसभा चुनाव किस तरफ जाता है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ी शुरुआत तो करी थी, उन्होंने दलित वाला मामला उठाकर। इन तमाम चीजों पर काफी कुछ निर्भर करता है। जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमारे दर्शकों के साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद संतोष जी।